हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज के ऑब्जेक्टिव सेशन की एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के ऑब्जेक्टिव सेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट गिवन है और इसमें हम देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स है। तो ये जो नेटवर्क हो गया वो क्या है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर द नेटवर्क शो इन द गिवन फिगर फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू टर्मिनल ए एंड बी। इस सर्किट के टर्मिनल ए एंड बी के क्रॉस हमें आरटीएस फाइंड करने हैं। तो इसका हम सर्किट बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट करते हैं एंड जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन करते हैं। तो अगर हम इसको ओपन किए, इसको शॉर्ट करते हैं और टर्मिनल ए एंड बी के क्रॉस हमें आरटीएस फाइंड करते हैं, तो 20 वोल्ट को हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। ये करंट सोर्स को ओपन कर दिया। ये टर्मिनल ए एंड बी, इसके क्रॉस हमें क्या फाइंड करना है, आरटीएच। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 5 ओम है, 10 ओम है, ये 10 ओम है। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 ओम एंड 10 ओम क्या है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो इसका हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या हो गया, 5 इंटू 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 3 ओम। अब 10 अपॉन 3 ओम एंड 10 ओम क्या है, सीरीज में है। तो आरटीएच इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस 10। तो आरटीएच क्या आ गया, 40 अपॉन 3 ओम। अच्छा, यहां पर हमने आरटीएस फाइंड कर लिया 40 अपॉन 3 ओम, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हमें आर एन फाइंड करना होता तो आर एन भी सेम हम ऐसे ही प्रोसीजर को हम फॉलो करते और इसका भी आंसर क्या था, 40 अपॉन 3 ओम। आरटीएच एंड आर एन क्या होता है, वो सेम होता है, लेकिन जो आरटीएच ये क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, और जो आर एन ये है नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा ये, एक नेटवर्क गिवन है, इसमें 28 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है एंड 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है B2 और 28 का वोल्टेज सोर्स है B1। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने, हम रीड करते हैं। इन द नेटवर्क सो इन गिवन फिगर फाइंड करंट फ्रो R3। इस R3 में हमें करंट फाइंड करने हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और R3 क्या है, 1 ओम है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो जंक्शन है या नोड कहें, इस पर हम V वोल्टेज मान लेते हैं। अब हम केसीएल इस नोड पे अप्लाई करते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो सारे करंट है वो आउटगोइंग है। हमने सारे करंट को आउटगोइंग मान लिया, ठीक है। तो अब हम इस नोड पे केसीएल अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, V माइनस 28 अपॉन 4 प्लस V अपॉन 2 प्लस V माइनस 7 अपॉन 1 ओम। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो V माइनस 28 प्लस 2V प्लस 4V माइनस 28, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 4 2 1 हो गया, 7V इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 56। तो V इज इक्वल टू 56 अपॉन 7, तो हो गया 8 वोल्ट। ये जो नोड है, इस नोड पर कितना वोल्टेज है, 8 वोल्ट है। अब हमें I फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V माइनस 7 अपॉन 1। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 7 अपॉन 1। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस 1 ओम जो कि R3 है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए सर्किट ड्रॉज एन एक्टिव पावर ऑफ
1000 वॉट, ये जो 1000 वॉट ये क्या एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड रिएक्टिव पावर 1000 VAR, ये क्या हो गया Q हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। फ्रॉम ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, जो हमारा वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। RMS वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज, हमें यहाँ पर करंट फाइंड करने हैं कि सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कि जिससे हमें पावर फैक्टर एंगल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन P, ठीक है। अगर यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया, यहाँ हमने टेन थीटा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर पता है। अगर हमें अपरेंट पावर पता होता एंड हमें एक्टिव पावर पता होता तो हम वहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1000 अपॉन 1000, तो यहाँ पर क्या हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ये थीटा है क्या, ये पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर दो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं करंट को फाइंड करने के लिए। तो हम इन जनरल हम ले लेते हैं रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू VRMS IRMS साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है 1000, वोल्टेज कितना गिवन है 200, हमें IRMS फाइंड करने हैं, और साइन थीटा साइन कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे IRMS इज इक्वल टू 5 अपॉन साइन 45, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो IRMS 5 अंडर रूट 2 एम्पियर। तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये फार्मूला ये भी यूज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर हमें एक्टिव पावर भी गिवन है, तो यहाँ पर P इक्वल टू VRMS IRMS कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है कि कॉस 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से भी अगर हम फाइंड करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू वोल्टेज सोर्स V1 90 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री एंड V2 90 साइन ओमेगा टी प्लस 225 डिग्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। यहाँ पर V1 है, ये V2 है, इन दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट RMS वोल्टेज आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। V1 इक्वल टू 90 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, V2 इक्वल टू 90 साइन ओमेगा टी प्लस 225 डिग्री। अच्छा, इसको हम साइन ओमेगा टी प्लस 225 को हम लिख सकते हैं माइनस 90 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसको सीरीज में है तो सीरीज में क्या होगा ऐड होगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू 90 साइन ओमेगा टी प्लस 45 माइनस 90 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट V क्या है 0 वोल्ट। जब V इक्वल टू 0 वोल्ट है तो हमारा RMS
वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कंसिडरिंग बोथ टुगेदर द कॉम्बिनेशन विल बी। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। ये करंट सोर्स आई और ये हमने बना दिया वोल्टेज सोर्स वी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स में सेम होता है अगर वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज की कोई भी वैल्यू होगी, वोल्टेज की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा सर्किट में। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, कांस्टेंट करंट सोर्स होगा, क्योंकि करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा वोल्टेज को चेंज करने से। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या होगा, करंट सोर्स हो गया। और वोल्टेज क्या है कि वो एज ए डमी है। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है और ये आइडियल केस में है तो क्या हो गया, कांस्टेंट करंट सोर्स। लेकिन अगर जब ये पैरेलल में अगर होता, अगर मान लीजिए कि अगर ये पैरेलल कनेक्शन होता, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स, अगर ये पैरेलल में होता तो यहां पर क्या होता कि जो वोल्टेज है वो सभी एलिमेंट के अक्रॉस सेम होता। तो यहां पर जो करंट सोर्स है वो क्या होता, एज ए डमी होता, लेकिन वोल्टेज सोर्स हमारा डोमिनेट करता। ये सिर्फ क्या है, आइडियल केस में है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओनली करंट सोर्स, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज। जनरली हम क्या देखते हैं, ओम रेजिस्टेंस के कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए ओम ला देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए हम क्या इस इक्वेशन बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, और जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। यहाँ पे जो जे है वो करंट डेंसिटी है, और जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी है, और जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जो रेजिस्टिविटी रो है वो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू 1 अपॉन रो ई। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रो इक्वल टू ई अपॉन जे। ठीक है, तो यहां पर अब हम रो की वैल्यू यहां पे हम आर की वैल्यू में पुट करते हैं। तो आर इक्वल टू ई अपॉन जे एल अपॉन ए। तो क्या ऑप्शन यहां मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ओम। यहां पे हम कुछ यूनिट भी देख लेते हैं कि जो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, और जो कंडक्टिविटी की सिग्मा की जो यूनिट होती है 1 अपॉन ओम मीटर या फिर महो मीटर पर मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, ए कैपेसिटर ऑफ 10 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 वोल्ट if the distance between the capacitor plate is reduced to 50% while it remains connected to the 100 volt supply, the value of potential gradient in the second case will be। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो प्लेट है उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, 50% कम हो गया है। अब उस केस में हमें जो है कि पता करना है कि उस कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें फाइंड करना है कि उस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी एक्स। जो एक्स है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, हम क्या वी अपॉन एक्स। यहाँ पे जो वी है वो तो सेम है,
लेकिन जो हमारा x है वो क्या हो गया, हाफ हो गया है, तो v अपॉन एक्स बाई टू, तो क्या हो गया 2v अपॉन एक्स। ये आ जाएगा हमारा सेकंड केस के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्या हो गया, ये डबल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा ट्वाइस ऑफ अर्लियर वैल्यू। जो हमारी पिछली कंडीशन की जो वैल्यू थी उससे हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट डबल हो जाएगा जब हम उस प्लेट के डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे और वोल्टेज हमारा सेम है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए, इंडक्टर के लिए। इसका हम एनर्जी का फार्मूला भी लिख लेते हैं, क्या होता है, डब्ल्यू सी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और इंडक्टर के लिए क्या होता है, हाफ एल वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एनी नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ आइडियल इंडक्टर एंड आइडियल कैपेसिटर। कोई नेटवर्क है उसमें सिर्फ आइडियल इंडक्टर एंड आइडियल कैपेसिटर है, मतलब कि उस नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अगर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर है तो पावर फैक्टर क्या है, जीरो है, पावर फैक्टर जीरो। अगर पावर फैक्टर जीरो है तो पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में एक्टिव पावर क्या होगा, उस सर्किट का जीरो होगा। जीरो, जैसे कि ये होता है ना P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। अगर कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो P क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। द वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट करंट सोर्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंपेडेंस होता है, एसी सर्किट में इंपेडेंस एंड डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस। इसका जो इंपेडेंस केस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, और करंट सोर्स के पैरेलल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। जो जेड की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस जे अंडर रूट 3, तो यहां पर हम जेड मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहां पे जेड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 2 ओम। ठीक है, अब हम फेज एंगल देखते हैं कि फेज एंगल क्या है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 1। ठीक है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए क्या होता है कि 10 60 डिग्री का होता है अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहां पे जो जेड आ गया वो क्या है, 2 एंगल 60 डिग्री। अब हम आई फाइंड करते हैं। आई क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। वी की क्या वैल्यू गिवन है, 50 एंगल 30, और हमने अभी जेड फाइंड किया 2 एंड एंगल कितना है 60। तो क्या हो गया 25 एंगल 30 माइनस 60, तो हो गया -30 एम्पियर। ठीक है, जो इम्पीडेंस है वोल्टेज सोर्स में एंड जो करंट सोर्स में जो इम्पीडेंस होगा वो सेम होगा, सिर्फ करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, करंट सोर्स एंड इसके पैरेलल में इम्पीडेंस। ये टर्मिनल ए एंड बी। करंट सोर्स क्या है, 25 एंगल -30,
एंड इसका जो जेड है वो क्या है 1 प्लस जे टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन बाई। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट बनाते हैं इंडक्टर का। ये इंडक्टर मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। ये एल वी और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो जब हम इसमें अप्लाई करते हैं केवीएल तो हमें एक वोल्टेज फाइंड होके आता है V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये इंडक्टर के लिए हमारा वोल्टेज आ गया। अब हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ गया I इक्वल टू 1 बाई एल वी टी डी टी प्लस के। यहां पर जो हमने के लिखा है ये के क्या है? ए इज द इनिशियल करंट ऑफ इंडक्शन। कितना है? आई टी नोट। ठीक है। अब हम इसका फाइनल करंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आई इक्वल टू 1 बाई एल वी टी डी टी प्लस आई ई नॉट। आई टी नॉट क्या है? इनिशियल करंट है। अगर इनिशियल करंट इंडक्टर का जीरो है तो यहाँ पर जीरो कर देंगे, अदरवाइज जो वैल्यू होगी वो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन बाई, क्या हो गया? ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये टी इक्वल टू जीरो से ले रहे हैं टी तक, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू का भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है कि टी इक्वल टू जीरो से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट गिवन है, इसमें रेजिस्टेंस आर है और वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हमें जो है कि करंट फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है प्रॉपर्टी कि इसका जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है। पावर फैक्टर यूनिटी होने का क्या मतलब है कि जो फेज एंगल है या फिर पावर फैक्टर एंगल है वो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है। अगर जब जीरो है तो वोल्टेज एंड करंट जो है, ये वोल्टेज एंड करंट क्या होता है? सेम फेज में होता है। ठीक है। तो अगर सेम फेज में है तो यहाँ पर जो होगा कोई भी एंगल से हमारा लीड या लैग नहीं कर रहा है, तो 0 डिग्री फेज एंगल है। अब हमें करंट आई का एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। जो ओमेगा है वो क्या है? रेडियन फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज एंड करंट का जो रेडियन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सेम है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर यहीं पर इंडक्टर होता तो वहां पे क्या होता? साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री एंड कैपेसिटर होता तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी 90 डिग्री। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सर्किट shown below the effective resistance faced by voltage source। वोल्टेज सोर्स फेस के जो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? जेड इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है। जेड इक्विवेलेंट क्या होता है? V अपॉन आई। वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज से
करंट फ्लो जो कर रहा है वो करंट आई है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो वोल्टेज से जो करंट लीव कर रहा है वो आई है। एंड यहाँ पर अगर हम केसीएल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर क्या करंट हो जाएगा, आई माइनस आई अपॉन 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V माइनस आई बाई 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो V माइनस आई प्लस आई बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर V इक्वल टू आई माइनस आई अपॉन 3, तो क्या हो गया, आई माइनस आई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3i माइनस आई अपॉन 3। तो यहाँ पर हो गया 2i अपॉन 3। यहाँ पर 3 क्या हो गया, मिसिंग है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे क्या हो गया 3। तो यहाँ पे v इक्वल टू 2i, तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया 2 ओम। यही क्या हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमिटिविटी इज द एक्सप्रेस इज, परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, फैरेड पर मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और जो एप्सिलॉन आर होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और इसके ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है, परमिबिलिटी की यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट आरएमएस सप्लाई एक्टिव पावर ऑफ 600 वाट एंड रिएक्टिव पावर ऑफ 800 वाट, द आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज। हमें जो है कि यहाँ पर क्या फाइंड करने हैं, आरएमएस करंट फाइंड करने हैं। P गिवन कितना है 600 वाट एंड Q गिवन है 800 वाट, और वोल्टेज गिवन कितना है 200 वोल्ट, और हमें I फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से हम S फाइंड कर लें। S फाइंड कर सकते हैं। S इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो S इक्वल टू P स्क्वायर का कितना हो गया 36,000 प्लस S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो S स्क्वायर इक्वल टू 36,000 प्लस 64,000। तो यहां पर S इक्वल टू अंडर रूट 1 लाख। सॉरी, यहां पर क्या हो गया 3600 ठीक है, तो S इक्वल टू क्या हो गया 1000 VA। अब S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो हमें I फाइंड करने हैं। तो S कितना गिवन है 1000, अब वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 200, तो I क्या हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The 10-minute rating of motor used in a domestic mixer is 200 watt. The heating time constant is 40 minutes. Assuming negligible iron loss, the continuous rating will be. We know that power P is equal to work upon time.
इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। रेटिंग ऑफ मोटर क्या गिवन? रेटिंग ऑफ मोटर P 200 वाट एंड टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट। तो यहां से मोटर वर्क क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 200 इंटू 10 हो गया 2000 जूल। अब हमें फाइंड करना है कि द पावर कंज्यूम्ड बाई मोटर एट कितने मिनट फाइंड करना है? 40 मिनट। तो W इक्वल टू T। तो यहां से क्या हो जाएगा? P इक्वल टू W कितना है? 2000 अपॉन टाइम कितना है? 40। तो यहां से क्या आ गया? 50 वाट। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हमने काफी अच्छे से देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When n resistance each of value R are connected in parallel, then resultant resistance is X. When these n resistance are connected in series, the total resistance। देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है वो है कितना? X है। अगर मान लीजिए n रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसके लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है? R अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और R क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट दिया हुआ है वो कितना है? X है। यहाँ पे X हम R फाइंड कर लेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? N X ओम। अब हम n रेजिस्टेंस को सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस केस में R इक्विवेलेंट क्या होता है? R इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होता है? N इंटू R। ठीक है। तो N R की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमने देख लिया R क्या है। R कितना है? N X है। तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज कनेक्शन N स्क्वायर X ओम। क्या आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसमें? पैरेलल में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Three resistance of 6 ohm each are connected as shown in figure given below. The equivalent resistance between X and X2। X and X2 के बीच अक्रॉस जो है कि हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए A, यहां पे बना लीजिए पॉइंट A। अब यहां से क्या है? 6 ओम का रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में है, तो हमने बना दिया 6 ओम एंड 6 ओम। ठीक है। अब इस पॉइंट को एक क्या है? शॉर्ट है। मान लीजिए ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B होगा। ये पॉइंट B है तो ये पॉइंट भी B है, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ठीक है। अब एक B पॉइंट से ये 6 ओम का रेजिस्टेंस गया है, हमने भी ले लिया 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के जो दूसरी पॉइंट है वो पॉइंट A से कनेक्ट है। इस रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट किससे कनेक्ट है? पॉइंट A से कनेक्ट है। ये पॉइंट A था, पॉइंट A से कनेक्ट है। अब ये पॉइंट क्या हो गया है हमारा? ये पॉइंट हो गया जो यही रेजिस्टेंस का एक पॉइंट A हो गया। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है X एंड X2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सारे रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहां पर R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 पैरेलल, सभी सेम रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है यहां इस केस में? R अपॉन N। 6 अपॉन N कितना है? 3, तो हो गया 2 ओम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ W denotes the maximum speed energy and P the energy dissipated power in a cavity,
द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर relates the maximum or peak energy stored in the circuit to energy dissipated during each cycle of oscillation meaning। ये क्वालिटी फैक्टर का हमने देख लिया कि क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर रिलेट्स द मैक्सिमम और पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन। यहाँ पे W क्या गिवन है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू W क्या है, मैक्सिमम एनर्जी अपॉन P देन एनर्जी डिसिपेटेड पावर इन कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, वो ऑक्सीलेशन साइकिल ऑफ ऑक्सीलेशन, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे P इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन P। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 12 ohm 1 ohm resistor are used as is to form a cube. The resistance between two diagonal opposite corner of the cube। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक क्यूब है, उसमें सभी रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम का है। अब हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करने हैं वो दो डायगोनल के बीच में फाइंड करने हैं। यहाँ पे जितने भी है वो सारे क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट हम वैल्यू देखते हैं जो कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन टू डायगोनल टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब क्या होता है, 5/6 आर ओम। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 ओम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5/6 ओम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हेन ए बीजेटी इज एम्प्लॉयड एज एन एम्पलीफायर इट ऑपरेट्स इन रीजन। यहाँ पे फील करना है, बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एम्पलीफायर की तरफ तब बिहेव करता है जब ये एक्टिव रीजन में होता है। तो आंसर क्या करेक्ट हो गया, एक्टिव रीजन। ठीक है, सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में ये एज ए स्विच की तरह बिहेव करता है। इस केस में क्या होता है, जब एक्टिव रीजन होता है, इस केस में जो एमीटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस में होता है। सेचुरेशन रीजन में क्या होता है कि दोनों एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस। एंड कट ऑफ में क्या होता है, अच्छा सेचुरेशन में ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है और कट ऑफ में क्या होता है
कि दोनों एमीटर बेस रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, उस केस में ये कट ऑफ रीजन में होता है और ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास सी पावर एम्पलीफायर आर जनरली लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड बिटवीन स्टेज, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है? अप्रॉक्स 85%। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम इफिशियंसी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए हाई क्यू ट्यून्ड सर्किट इन एन एम्पलीफायर परमिट्स टू हैव हाई। अगर हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी ट्यून्ड सर्किट है, तो इसका जो सेलेक्टिविटी होता है वो भी हाई होता है, तो हाई सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the phase shift between input and output voltage in common base small signal amplifier assuming ideal coupling and bypass capacitor? यहाँ पर ये देखिए क्या गिवन है, कॉमन बेस गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस के केस में इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज में जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री होता है। देखिए कॉमन कितना होता है? कॉमन एमीटर होता है, कॉमन बेस होता है, कॉमन कलेक्टर होता है। कॉमन एमीटर के केस में ही 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉमन बेस में 0 एंड कॉमन कलेक्टर में 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज कम्यूटेशन? वोल्टेज कम्यूटेशन किसे कहते हैं, किसको और नाम से जानते हैं? क्लास डी। क्लास डी कम्यूटेशन को हम वोल्टेज कम्यूटेशन जानते हैं। क्लास डी कम्यूटेशन का और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लिख लेते हैं इम्पल्स कम्यूटेशन। दूसरा किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। एंड थर्ड पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सर्किट गिवन बिलो सोन, ये सर्किट गिवन है ऑपरेशन एम्पलीफायर का। तो यहां पर जो है कि कौन सा एम्पलीफायर है, इस सर्किट को मैं देख के बताना है। तो इस सर्किट के देखने से समझ में आ रहा है कि ये कौन सा लॉगरिथम एम्पलीफायर एंड इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर एंड क्लैंपर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए लॉगरिथम एम्पलीफायर। इसके लिए वोल्ट वी नॉट क्या होता है? इस केस में इस एम्पलीफायर का जो वी नॉट है वो क्या होता है? माइनस ईटा वी टी एल एन वी इन अपॉन आई नॉट आर। जो आई नॉट होता है वो क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, और जो ईटा है वो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। और जो वी टी है वो होता है थर्मल वोल्टेज। क्वेश्चन में डायरेक्ट सर्किट आता है और इसको देखकर जो है कि हमें बताना होता है कि वो कौन सा एम्पलीफायर है। तो इस सर्किट को हमने देखा और इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो है कि ये लॉगरिथम एम्पलीफायर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a step input is given to an operation amplifier integrator, the output will be। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर इंटीग्रेटर है। ठीक है, तो यहां पर हम
ऑपरेशन एम्पलीफायर इंटीग्रेटर के लिख लेते हैं कि क्या होता है कि एन इंटीग्रेटर गिव्स आउटपुट एज एन इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, जो इनपुट है उसका इंटीग्रेशन जो है कि आउटपुट आता है। तो यहां पर जो है कि सो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इनपुट इज रैम्प। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एम्पलीफायर हैज ए गेन ऑफ 10,000 एक्सप्रेस इन डेसिमल, द गेन इज। ये गेन गिवन है 10,000, बट हमें इसे फाइंड करना है डेसिमल में कि ये डेसिमल में कितना होगा। ठीक है, तो गेन इन डेसिमल इज इक्वल टू 20 log ए। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे जो ए है वो क्या है? गेन है। गेन कितना गिवन? 10,000, मतलब 10 की पावर 4। 20 log 10 की पावर 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 4 log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 80। सॉरी, log 1 की वैल्यू 1 होती है और 20 इंटू 4 क्या हो गया? 80 टीबी। ठीक है, तो क्या क्या आंसर करेक्ट हो गया? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। स्लीव रेट ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर। स्लीव रेट क्या होता है? मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्लीव रेट is equal to maximum rate at which amplifier output and change in volt per microsecond। एग्जाम में इसका यूनिट काफी ज्यादा पूछा जाता है कि स्लीव रेट का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे स्लीव रेट डेल वी नॉट अपॉन डेल टी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसके यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर करेक्ट हो गया? मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको देखिए आप, यहां से समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस इम्पिडेंस। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है? आइडियल केस में 0 होता है। 0 इनपुट रेजिस्टेंस रॉन्ग है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर। देखिए, डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो ज्यादा लोड इंक्रीज करने पे जो उसकी स्पीड होती है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है। तो फॉल्स यहाँ पे पढ़ते हैं इंक्रीज ग्रेटली एज लो टॉर्क इंक्रीज। रॉन्ग है। फॉल्स ग्रेटली एज लो टॉर्क इंक्रीज। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। फॉल्स ओनली लिटिल एज लो टॉर्क इंक्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When quick speed reversal in consideration, the motor preferred is। देखिए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा मोटर जो कि क्विक, उसकी जो
स्पीड को हम उसका डायरेक्शन को हम क्विकली चेंज कर सकते हैं, तो वो डीसी मोटर के केस में ऐसा होता है कि हम बहुत क्विकली उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं किसी पोलैरिटी को चेंज करके, चाहे वो फील्ड वाइंडिंग हो, आर्मेचर वाइंडिंग हो, किसी दोनों में से किसी एक को हम रिवर्स कर देते हैं, तो उसकी जो स्पीड की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर एज द स्पीड इज इंक्रीज्ड। ठीक है, देखिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हम जो वोल्टेज कंट्रोल करते हैं वो लेस देन रेटेड स्पीड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जीरो से अगर स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं और हम रेटेड स्पीड तक हम सिर्फ हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है, बट पावर जो होता है वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है। ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट, पावर वेरी। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं, इसका हम ग्राफ बना के देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सभी के लिए। ये क्या है, स्पीड, ये पी मैक्स, और हम ये ले लेते हैं टी मैक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन बेस। एन बेस क्या है, बेस स्पीड है हमारा, इसको बोलते हैं रेटेड स्पीड या फिर बेस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे बेस स्पीड ज्यादा सही रहेगा बोलना। और इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पर इसको पहले बनाते हैं। यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N, N लेस देन NB, N ग्रेटर देन NB। इस पोर्शन में जो स्पीड है वो लेस देन बेस स्पीड के अंडर में कंट्रोल है, एंड इस पोर्शन में जो स्पीड है वो बेस स्पीड के ऊपर है। तो यहाँ पे इस जोन की जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है। इस जोन के लिए फील्ड कंट्रोल। अब हम ऑप्शन पढ़ के मार्क करते हैं। द टॉर्क इंक्रीज द पावर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहां पर पावर टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है, पावर क्या है वो इंक्रीज कर रहा है। द टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड पावर डिक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि जब स्पीड हमारा इंक्रीज करेगा तो पावर भी इंक्रीज करेगा, और क्वेश्चन में स्पीड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या है, द टॉर्क इंक्रीज द पावर डिक्रीज, एंड नेक्स्ट क्या है कि द टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो टॉर्क है वो क्या है, कांस्टेंट है इस जोन तक, ये देखिए, एंड पावर इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पावर इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर द स्पीड इंक्रीज। अच्छा, सेम क्वेश्चन है दोनों, तो इसका भी आंसर क्या हमने देखा अभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई, इट विल। देखिए डीसी सीरीज मोटर में जब हम एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, जब हम एसी सप्लाई देते हैं, तो उसकी जो इफिशियंसी होती है वो पुअर हो जाती है, एंड उसका जो पावर फैक्टर होता है पुअर हो जाता है, क्योंकि एसी सप्लाई कनेक्ट करने से इंडक्टेंस का भी प्रॉपर्टी आ जाती है, एंड स्पार्क एक्सेसली ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज 0.4 ओम, द सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट,
द बैक ईएमएफ इज 198 वोल्ट एट फुल स्पीड, द आर्मेचर करंट इज। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, आर्मेचर करंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, डीसी मोटर है, तो यहाँ पर वी टी इक्वल टू आई ए आर ए प्लस ई बी। यहाँ पे वी टी कितना गिवन है, सप्लाई वोल्टेज 200, आई ए आर ए कितना है 0.4 ओम प्लस ई बी कितना है 198 वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया आर्मेचर करंट कितना, 200 माइनस 198 अपॉन 0.4। तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन 0.4। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 5 एम्पियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज टिपिकली गिवन एज। हिस्टेरेसिस लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू के एच बी मैक्स पावर एन एफ। जो एन होता है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से क्या हमें आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं एडी करंट के लिए क्या है, द एडी करंट लॉस इन मैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग फ्लक्स इज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पीई एडी करंट लॉस इज इक्वल टू के ई बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। तो यहां पर ऑप्शन में सिर्फ बी एंड एफ का दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो गया, पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो क्या आंसर करेक्ट होगा, यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड इज। देखिए ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में या ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, लेकिन ईच टर्न में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो पर टर्न ऑफ प्राइमरी साइड सेम एज ईएमएफ पर टर्न ऑफ किसी भी साइड जो है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो या किसी एक ही साइड का, जो पर टर्न का अगर हम इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज सेम होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिंगल फेज 22 kVA 22,000 V upon 22,000 upon 220 50 Hertz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an voltage of 2420 volt. Its maximum kVA rating as an auto transformer is। देखिए यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो हमने कनेक्शन है वो क्वेश्चन में बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V2 ये है 2420 वोल्ट एंड V1 है 2200 वोल्ट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने हैं, एस ऑटो के केस में हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू हम लेते हैं V1 अपॉन V2। जब हम a इक्वल टू V1 अपॉन V2 लेते हैं तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो यहां से इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.9। जब a इज लेस देन 1 आता है तो इस केस में एस ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 माइनस ए। ये फॉर्मूला तब के लिए जब a लेस देन 1 होगा। तो यहां पर हम पुट करते हैं 1 माइनस 0.9 इनटू कितना दिया हुआ है, 2 वाइंडिंग के केस में जो s की वैल्यू गिवन है वो कितना है 22 kV। तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 तो क्या 0.1
इंटू 22 1/0.1। यहाँ पे हम ए देखते हैं क्या है, 2200/2420 करेंगे तो यहाँ पे होगा 0.909 लिखेंगे, तब जाके मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं 0.909, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया 0.091। तो यहाँ पे हो गया 22K/0.091। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 241.75 kVA। ठीक है, तो ये क्या है SR2। ये किस ऑप्शन के साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A three phase transformer bank is released using 3 identical 1100 versus 230 volt 10 kVA single phase transformer connected in delta delta. If one of the single phase transformer develops a fault and is removed, the maximum load that the transformer bank in open delta can supply is। इस केस में क्या हो गया कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन था, बट एक जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा वी कनेक्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि गिवन दैट एस डेल डेल इज इक्वल टू 10 kVA। ठीक है, तो एस वी ओपन डेल्टा के लिए क्या होता है √3 डेल। तो यहां पर क्या हो जाएगा √3 इंटू कितना गिवन है 10 kVA, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा 17.32 kVA। किस केस में, ओपन डेल्टा के केस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हेन galvanic isolation is needed, when operator is not available, when efficiency of transformer is not critical, when the transformer ratio for voltage is small। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर रेशियो स्मॉल होता है तो उस केस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर से रेशियो स्मॉल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू क्वांटिटीज A इक्वल टू 1 ± 0.1 एंड B इक्वल टू 2 ± 0.2 आर एडेड, परसेंटेज एरर इन सम विल बी। देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, बट ये जो क्वांटिटी गिवन है और यहाँ पे जो एरर दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है। जब दो क्वांटिटी को हमें ऐड करना है और उसकी जो एरर है वो एब्सोल्यूट में गिवन है, तो हम डायरेक्ट उस एरर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं। a प्लस बी कितना हो गया 1 + 2 = 3। ठीक है, अब यहां पे हम एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्ट हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.1 + 0.2 कितना हो गया 0.3। ये हो गया 3 ± 0.3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा है, तो हम इसको अब हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे 0.3/3 इंटू 100 कर देते हैं अगर हम, तो यहां से क्या हो जाएगा 30/3 10%। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ± 10%। तो यहां पे हमें सिर्फ जो है कि परसेंटेज एरर बताना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज मेनली यूज्ड।
जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा मिनिमम होता है तो उस केस में हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क कहाँ मिनिमम गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है, वेयर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज मिनिमम। तो हम एयर फ्रिक्शन हम कब यूज करते हैं, तो उसके लिए लिख लेते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कब यूज करते हैं, वेयर लो मैग्नेटिक फील्ड। और फिर इसके बाद हम दूसरा देखते हैं एडी करंट डैम्पिंग। ये हम कब यूज करते हैं, जहां परमानेंट मैग्नेट जो है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जहां पर परमानेंट मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेयर परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टॉर्क इज इसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन कौन से टॉर्क जो कि इसेंशियल है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी इसेंशियल है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी इसेंशियल है, डैम्पिंग टॉर्क भी इसेंशियल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम। जो है कि इंस्ट्रूमेंट में जो है कि ओवर डैम्पिंग है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्लो हो जाता है एंड लेदरिंग हो जाता है, लेदरिंग। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसलिए जो है कि हम इंस्ट्रूमेंट को हम अंडर डैम्प करते हैं, अंडर डैम्पिंग देते हैं, जिससे कि वो फास्ट एंड सेंसिटिव होता है। तो इसको हम बनाकर देखते हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे ग्राफ से। ये टाइम है, ये डिफ्लेक्शन है। जब ओवर डैम्प्ड होता है, ये किसकी है, ओवर डैम्प्ड की है। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रिटिकल डैम्प्ड। अब हम बनाते हैं अंडर डैम्प्ड के लिए। ये है अंडर डैम्प्ड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर्ड विथ ए रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर, ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो कि इस रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर के कंपैरिजन में जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो काफी ज्यादा होती है, हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क होती है। क्योंकि जब हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो टॉर्क एंगल क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। टॉर्क एंगल इंक्रीज हो जाने से जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और हम कैपेसिटर कनेक्ट किस में करते हैं, कैपेसिटर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं। तो जिससे क्या है कि वो रनिंग वाइंडिंग से काफी ज्यादा फेज टॉर्क एंगल क्रिएट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। जैसा अभी हमने आपको जस्ट बताया कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से हम हार्ड स्टार्टिंग लोड के लिए हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि लोड क्या है कि हमें मोटर को कनेक्ट करने हैं हाई लोड, जिसका जो कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो हाई है, उसका हार्ड स्टार्टिंग लोड है। तो उसमें हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे एक और लिखते हैं, एंड हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेडेड पोल इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ मोटर। देखिए सेडेड पोल क्या होता है, सिंगल फेज मोटर होता है। क्या हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज वेरीड। अगर सिंक्रोनस मोटर का अगर हम एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो इसका जो है कि क्या क्या चेंज होता है, इसका क्या क्या वेरी करता है। तो पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट दोनों वेरी करता है। ठीक है, अगर हम एक्साइटेशन को अगर हम वेरी कराते हैं तो पावर फैक्टर आर्मेचर करंट दोनों वेरी करता है। तो यहां से एक चीज हम देखते हैं कि वी कर्व क्या होता है। वी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ होता है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। इनवर्स वी कर्व किसके किसके बीच होता है, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ भी गया। वी कर्व आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ। वी कर्व आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ डीसी मोटर नहीं, इंडक्शन मोटर भी नहीं होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है वी कर्व। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टॉर्क एंगल ऑफ 4 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 8 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल एंगल। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू P/2 इंटू मैकेनिकल एंगल। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। तो P कितना गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है अपॉन 2, और मैकेनिकल एंगल हमें फाइंड करना है। इलेक्ट्रिकल एंगल कितना दिया हुआ है, 8 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, मैकेनिकल एंगल 8/2 4 डिग्री। ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के ऑब्जेक्टिव सेशन आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन और इससे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।